Hi, this is Akriti from Legal Next team, the host for today. साइबर क्राइम के पहले वेबिनार में आपका स्वागत है। आई होप आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है। If not, please let me know on the chat box. Today, Legal Next in collaboration with Mecans has taken an initiative जिसके चलते हम लोगों ने ये वेबिनार कंडक्ट किया है, known as Fighting Crime during Corona Lockdown. लॉकडाउन के चलते हम साइबर क्राइम से कैसे लड़े। अगर आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है, कमेंट बॉक्स में थम्स अप भेजें। थैंक यू। वेबिनार की शुरुआत करते हैं और आपको मिलवाते हैं मिस्टर मकरंद वाघ से, जो कि एक्स लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर और डिजिटल फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर हैं और जिन्हें इंडिया में हो रहे साइबर फ्रॉड का 13 साल का एक्सपीरियंस है। वो 2005 के लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर भी रह चुके हैं और उन्हें इंडियन और फॉरेन स्पेशल फोर्सेस के साथ काम करने का भी एक्सपीरियंस है। वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद मिस्टर वाघ डिजिटल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस की फील्ड में काम कर रहे हैं और डिजिटल फ्रॉड के कैसे बचना है उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स को भी ट्रेनिंग दी है, जिसमें उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज और इन्वेस्टिगेशन टेक्निक के बारे में बताया है। हाल ही में उनका एक एपिसोड साइबर क्राइम प्रिवेंशन के नाम से रिकॉर्ड भी हुआ है, जिसका एक हिस्सा नेटफ्लिक्स पे ब्रॉडकास्ट भी हो चुका है। अब चलते हैं आज के हमारे दूसरे स्पीकर की ओर। एडवोकेट अभिषेक उपाध्याय हाई कोर्ट ऑफ मुंबई में सीनियर काउंसिल है और कई सालों से साइबर लॉ और डिजिटल फॉरेंसिक लिटिगेशन के विशेषज्ञ वकील रहे हैं। सर की एक्सपर्टीज डेटा थेफ्ट, साइबर डिफेमेशन, साइबर स्टॉकिंग में रह चुकी है और सर ने कई तरीके की क्लासेस हैंडल भी किए हैं, जिसके बारे में सर हमें इस सेशन में बताएंगे। Essentially, through this session, Advocate Abhishek will be explaining the legal aspects of these kinds of crimes. अभी टॉपिक इंट्रोड्यूस करने के साथ मैं आपको एक वीडियो प्ले करना चाहूंगी जो आपको एक ओवरव्यू देगा किस तरीके के क्राइम्स हो रहे हैं इन recent era, which we come across in our day-to-day activities. And then post video, Makran sir will follow. And the video follows now. गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? ये सेमिनार, ये वेबिनार आपने क्यों रखा है, इसका टॉपिक क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ड्यूरिंग दिस कोरोना लॉकडाउन हम सब घर में रह के काम कर रहे हैं। एवरीबडी इज फोर्स्ड टू वर्क फ्रॉम होम, एवरीबडी इज परचेसिंग ऑनलाइन क्योंकि कोई बाहर नहीं जा सकता। और इसी टाइम में कुछ लोगों ने ये भी सोचा है कि अगर हम एक्चुअली कैश को हाथ लगाएंगे, फिजिकल मनी को हाथ लगाएंगे, तो ये बीमारी संक्रमित हो सकती है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन पेमेंट पे आ चुके हैं। अभी इस टफ सिचुएशन में जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो भी एग्रेसिव हो चुके हैं। वो अलग अलग पैतरे अपना रहे हैं कि साइबर क्राइम कैसे कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान कैसे पहुंचा सकें। इस सेमिनार में हम आपको बताएंगे कि साइबर क्राइम एग्जैक्टली क्या है, आपके साथ साइबर क्राइम कैसे हो सकता है, ये साइबर क्राइम से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, और दुर्भाग्यवश अगर ये साइबर क्राइम आपके साथ हो जाए तो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या है, आपको आगे क्या करना है, और जो हम जिसे बोलते हैं डैमेज कंट्रोल, वो कैसे करना है। ये सारी चीजों के बारे में हम आपको बहुत ही आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओवर टू यू अभिषेक। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा कि साइबर क्राइम क्या होता है। कोई भी क्राइम का मतलब क्या होता है। क्राइम इज अ इलीगल एक्टिविटी डन विद अ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, या एक रॉन्ग इंटेंशन से जो एक्टिविटी की जाती है विच इज अगेंस्ट द लॉ, उसको बोलते हैं क्राइम। और जब ये क्राइम किसी डिजिटल माध्यम से होता है उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। नाउ अलग अलग टाइप के साइबर क्राइम्स होते हैं, जैसे साइबर स्टॉकिंग हो गया,
किसी के कंटिन्यूस प्रोफाइल पे स्टॉक करना, उसके ऊपर कमेंट डालना अनऑथोराइज या कोई वल्गर कमेंट्स डालना। ई कॉमर्स पोर्टल फ्रॉड्स होते हैं जहाँ पे हम लोग कोई चीज बेचने के लिए डालते हैं तो फ्रॉडस्टर्स हमको फ्रॉडुलेंट लिंक बेच के पैसा निकाल लेते हैं। बैंक एंड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स होते हैं कि जहाँ पे बैंक से अनऑथराइज तरीके से आपके अकाउंट से पैसा विड्रॉ किया जाता है। देन देयर इज साइबर टेररिज्म, देयर इज साइबर स्टॉकिंग। अभी हाल ही में विद द कोविड-19 लॉकडाउन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो रिलीफ फंड जारी किया है, even fraudsters are so intelligent now that they are taking help of all these relief funds and they are creating fake profiles। ये ऐसे सारे जो फेक प्रोफाइल्स क्रिएट किए जा रहे हैं अंडर द नेम या अंडर द गाइज ऑफ द पीएम रिलीफ फंड, वहां पर भी काफी लोग पैसा देके उनका पैसा अनऑथराइज्ड वे से साइफन ऑफ हो रहा है। तो ये सारे जो प्रकार होते हैं, इस सब प्रकार को साइबर क्राइम के नाम से जाना जाता है। हमारे इंटरनेशनल साइबर फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट मकरन विल टेक यू थ्रू फ्यू इंटरेस्टिंग केस स्टडीज जो हाल ही के लॉकडाउन में अभी काफी फेमस हो चुके हैं। ओवर टू यू आकृति। थैंक यू स्पीकर्स फॉर योर इंट्रोडक्शन। अभी कोरोना के चलते अभी एक रीसेंट फ्रॉड रिगार्डिंग ऑनलाइन लेकर काफी सुनने में आया है, उसमें आपका क्या कहना है मकरान सर? Yes, ये during this lockdown लीकर फ्रॉड बहुत हो रहे rather than grocery fraud या ऑनलाइन परचेज डिलीवरी फ्रॉड, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका मैं केस स्टडी बताता हूँ। केस स्टडी एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, संदीप हैं। तो संदीप ने एक दिन ये देखा और सोचा कि मेरे घर का जो शराब है वो खत्म हो चुका है और मुझे शराब खरीदनी है, तो मैं तो बाहर जा नहीं सकता, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो एज यूजुअल उसने गूगल पे सर्च किया नियरेस्ट लिकर शॉप। उसको एक एडवर्टाइज दिखा, एडवर्टाइज के नीचे एक मोबाइल नंबर था, उस नंबर पे उसने कॉल किया। फोन जिसने उठाया उसने बताया कि हाँ हम आपको सप्लाई कर देंगे, आप हमें एडवांस पेमेंट कर दीजिए। संदीप ने हाँ बोला और वो पेमेंट कर दी। 2-3 घंटे होने के बाद भी उसको कुछ आया नहीं, तो संदीप ने फिर से कॉल किया। सामने वाले आदमी ने बताया कि हमें अब तक पैसे नहीं मिले, आप ऐसा कीजिए, आपका जो अकाउंट डिटेल्स है आप हमें दे दीजिए, हम हमारे सिस्टम में चेक करते हैं, आपको बताते हैं। आधे घंटे के बाद उस आदमी का फोन आया संदीप को, हाँ हमें पैसे मिल चुके हैं और मैं आपका माल डिस्पैच कर रहा हूँ, लेकिन अभी हैप्पी आवर्स चालू है 1+1। सो अगर ये स्कीम आपको लागू करना है तो एक SMS आएगा, आपको SMS हमें वापस भेजना है। संदीप ने इमीडिएटली एक्नॉलेज किया और वो SMS उस आदमी को भेज दिया। 2 या 4 मिनट में संदीप के अकाउंट से 44,000 चले गए। तो ये फ्रॉड हुआ। अभी सोचिए ये गलती कहाँ हुई, गलती किसकी थी और गलती क्या हुई। इसमें सबसे पहली बात, लॉकडाउन में आपको शराब कोई सप्लाई नहीं कर सकता, आपको कहीं नहीं मिल सकती। लॉकडाउन है तो इट्स 100% लॉकडाउन। दूसरी चीज, आप आपके अकाउंट का डिटेल्स किसी को दे रहे हो, विच इज वेरी डेंजरस। आपको बैंक के SMS आते हैं, बैंक से फोन आते हैं अपडेट करने के लिए। अभी तो टीवी पे एडवर्टाइज भी चल रही है कि आप आपके बैंक के डिटेल्स ना दें। अपॉन दैट इन्होंने OTP भी दे दिया, वन टाइम पासवर्ड। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ RBI की गाइडलाइन अगस्त 2009 में गाइडलाइन आई थी सारी बैंक्स के लिए कि आप अगर आपका अकाउंट बैंक के अकाउंट से कोई पेमेंट करता है ऑन इंटरनेट, सो इंटरनेट अगर कोई एक्सेस करके ट्रांजेक्शन करता है तो उसके लिए ड्यूल ऑथेंटिकेशन के लिए दूसरे कोई मार्ग से ऑथेंटिकेशन कोड सब्सक्राइबर से आना चाहिए। तो ये अगर आप इंटरनेट से एक्सेस करते हो तो OTP आपको एनालॉग OTP आ जाता है और वो OTP भी अगर शेयर कर देते हो तो सिस्टम समझता है कि आप ही वही पर्सन हो और वो पेमेंट रिलीज कर देता है। इस फ्रॉड को बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट ये फ्रॉड हुआ था। इसमें एक और बड़ी गलती की थी जो मैं एक टिप देना चाहता हूँ कि आप कभी भी किसी दुकान को या किसी को कॉल करने के टाइम पे आप अगर कोई मोबाइल नंबर देखते हो तो आप जान लो कि यहाँ पे कुछ तो सस्पिशियस है, क्योंकि लैंडलाइन इज लेस प्रॉब्लमेटिक देन मोबाइल। तो इस पूरे केस में जो आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ था इसमें पूरी गलती संदीप की थी और उसकी वजह से उसका ये नुकसान हुआ। ओवर टू यू आकृति। थैंक यू सर, दैट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। अभी बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं मैट्रिमोनी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, तो मकरन सर इसके बारे में आपकी क्या राय है? यस, मैट्रिमोनी साइट्स के जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उसका उनका जनरली जो फ्रॉडस्टर है उनका SOP है। अगेन ये केस स्टडी बताने के लिए मैं पात्र का नाम सुनीता ये पकड़ता हूँ। सुनीता ने एक मैट्रिमोनी साइट पे खुद का नाम रजिस्टर किया, सामने से उसको प्रपोजल आने लगे, उसमें से एक उसने सिलेक्ट कर लिया
जो आदमी था उसके साथ उसने पर्सनल नंबर भी शेयर किया, चैट होने लगी और फिर दोनों ने डिसाइड किया कि हम शादी करते हैं। जो पर्सन था वो इंडिया में नहीं था, ऐसे उसने उसमें स्टेटस में डाला था। एक दिन उसने बताया कि मैं मुंबई आ रहा हूँ और आपके साथ शादी कर लूंगा, और फिर उसने खुद का एरोप्लेन का टिकट का फोटो भी शेयर किया। जिस दिन वो ट्रैवल करने वाला था उस दिन उसने एयरपोर्ट पे और जो फोटो निकाले थे वो भी व्हाट्सएप पे शेयर किए। तो ऑथेंटिकेशन आ गया, यानी विजुअल ऑथेंटिकेशन लेडी को मिल गया। सुबह सुबह उसका फोन आया सुनीता को कि मैंने आपके लिए 80 से 90 लाख के ज्वेलरीज लिए थे, लेकिन मुझे कस्टम्स ने पकड़ा है और वो बोल रहे कि 10 लाख रुपया आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, पेनल्टी, और 5 लाख रुपया सेटलमेंट देना पड़ेगा, क्या आप भर सकती हो क्या? सुनीता ने इमीडिएटली यस कहा, पैसे भर दिए। शाम को फिर से उस आदमी का फोन आया कि मैं दिल्ली से मुंबई एयरपोर्ट आया था, तो मुंबई एयरपोर्ट में मुझे फिर से पकड़ा है और सेम वहां पे भी 10 लाख और 5 लाख मांग रहे, आप दे दोगे क्या? वो बोली यस दे दो, आप अपना नंबर दे दो, मैं उसमें डाल देता हूँ। उसने वो भी उस अकाउंट में पैसे डाल दिए। आधे घंटे के बाद उस आदमी का फोन आया कि मुझे यहाँ से डिपोर्ट कर रहा है, मैं वापस जा रहा हूँ, 2 महीने के बाद मैं वापस आऊंगा और फिर बात करते हैं, और उसका फोन नॉट रीचेबल हो गया। तब सुनीता ने जाना कि नहीं मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। अभी यहाँ पे सुनीता से गलती क्या हुई? सबसे पहले ये जो मैट्रिमोनी साइट्स जो हैं, ये दिस इज अ प्लेटफॉर्म, यहाँ पे वो जो सर्विस प्रोवाइडर या कंटेंट प्रोवाइडर किसी भी आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, आपको खुद उसको प्रॉपरली चेक करना है। दूसरी चीज, सुनीता ने जो पैसे ट्रांसफर किए थे ये बता के कि गवर्नमेंट का कुछ पेनल्टी भरना है, गवर्नमेंट का कोई भी पेनल्टी कोई भी बैंक में ऐसे नहीं भर सकते। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो भारत कोष नाम का उनका सेंट्रल ट्रेजरी है, महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र कोष महाकोष है, उस ट्रेजरी में पैसे जमा करने की एक लीगल प्रोसीजर है, ऐसे कोई अकाउंट नंबर से भेजा नहीं जा सकता। तीसरी बात, उसने जो पैसे डाले थे वो अलग अलग बैंक, इंडिया के अलग अलग बैंक में वो पैसे जमा हो चुके थे, तो ट्रांजेक्शन करते समय उसने कुछ भी नहीं सोचा, ब्लाइंडली विश्वास रख के ये पूरा पैसा डाल दिया और वो फ्रॉड हो गया। चौथी चीज, कुछ भी चीज करते समय आप किसी के साथ कंसल्ट कीजिए और फिर उसके बाद ये काम कीजिए। ओवर टू यू अफेरी। एक और बहुत इम्पोर्टेंट केस अभी सुनने में काफी आया है अभी हमें कि आरबीआई ने 3 महीने के लिए लोन पर ईएमआई मोरेटोरियम विकल्प दिया है। अभी इसके चलते हुए बैंक के नाम से फेक एसएमएस और कॉल्स भी आ रहे हैं, तो उसमें उसके बारे में आपकी क्या राय है सर? यस, ये कोरोना 19 पे जो लॉकडाउन चल रहा है उस टाइम पे ये फ्रॉड्स भी बहुत हो रहे हैं। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी फ्रॉडस्टर हैं वो आपका पैसा लेंगे, आपका डेटा चुराएंगे, आपको पर्सनल कुछ डैमेज करेंगे, लेकिन उसका देखिए मार्ग अलग अलग है। दे आर यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स टू कॉन यू, आपको फंसाने के लिए अलग अलग तरीके यूज कर रहे हैं। ईएमआई मोरेटोरियम का भी वही प्रॉब्लम है। ये बताने के लिए भी मैं पात्र का काल्पनिक नाम राजेंद्र पकड़ता हूँ। राजेंद्र एक आईटी कंपनी में काम कर रहे थे, अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे थे। रिसेंटली उन्होंने मुंबई में एक फ्लैट लिया था, फ्लैट के ईएमआई वो रेगुलर भर रहे थे। एक दिन उनको बैंक की तरफ से ईमेल आया, ईमेल में लिखा था कि एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन अभी एक जीआर आया है, आपको 3 महीने का ईएमआई हम आपको पोस्टपोन कर रहे हैं, लेकिन वो करने से पहले आपका कंसेंट लेना पड़ेगा। हम एक लिंक भेज रहे हैं, उस पर आप क्लिक करके आपका डिटेल्स भरिए और वो हम सबमिट करके लेंगे और फिर आपको बताएंगे। राजेंद्र ने वो लिंक पे क्लिक करके इंफॉर्मेशन भर दी और 2 दिन के बाद राजेंद्र को फोन आया कि आपका जो रिक्वेस्ट था अप्रूव हो चुका है, अभी आपको एक फाइनल एसएमएस आएगा, वो एसएमएस आप हमें वापस भेज दीजिए तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। राजेंद्र ने वो एसएमएस भी वापस भेज दिया। राजेंद्र के अकाउंट से 65,000 चले गए। अभी इस केस में एग्जैक्टली क्या हुआ? इस केस में आप सोच रहे होंगे कि राजेंद्र का अकाउंट डिटेल्स कैसे उनके पास चला गया। राजेंद्र ने तो अकाउंट डिटेल्स नहीं दिया था। तो बात ये हुई कि जो ईमेल आया था उसका यूआरएल राजेंद्र ने चेक नहीं किया। बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स जो वेबसाइट के नाम यूज करते हैं वो बैंक से रिसेंबल करते हुए यूज करते हैं, यानी आई की जगह एल लगाएंगे, ए की जगह ई लगाएंगे, जो पहली नजर में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हमें लगता नहीं है कि यार ये वो है। राजेंद्र से भी वही गलती हुई, वो बैंक के नाम से रिसेंबल करते हुए किसी यूआरएल से उसको मेल आया था, वो उसने एक्सेस किया, उस पे जो क्लिक किया, तब जब ये जो लिंक आता है ये आपको कभी मोबाइल पे भी आ सकता है, आपके लैपटॉप पे भी आ सकता है, यानी किसी भी इस पे आ सकता है, आपको किसी एप्लीकेशन से भी आ सकता है, व्हाट्सएप से भी आ सकता है या एसएमएस से आ सकता है। बेसिकली ये आप लिंक को जब क्लिक करते हो तो आपके सिस्टम में एक मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है। ये मालवेयर क्या करता है कि आपका सारा डेटा डालता है।
थ्रू इंटरनेट। और जो फ्रॉडस्टर है वो उसको आपका पूरा डेटा मिल जाता है। बहुत बार अपने सिस्टम्स में अपने कंपनी के अपने बैंक के डिटेल्स हमने सेव किए हुए रहते हैं और वो डेटा उनको मिल जाता है। और सेव नहीं भी किया है तो ड्यूरिंग दिस टेन्योर आप कभी भी एक्सेस करके डालते हो तो उसमें की लॉगर्स है, वो आपका पूरा डेटा लॉक करके ऊपर भेज देते हैं और वो फ्रॉडस्टर उसका यूज करता है। उसने पूरा डेटा उसको मिल गया था लेकिन सिर्फ ओटीपी चाहिए था। ओटीपी के लिए उसने 2 दिन के बाद फोन करके एसएमएस मंगा लिया और ट्रांजैक्शन 100% डन हो गया। इसके लिए राजेंद्र ने क्या करना चाहिए था? राजेंद्र ने यूआरएल प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए था। आपको भी कोई भी यूआरएल आए तो जो डोमेन नेम है, अभी मैं बताना चाहता हूँ कोरोना लॉकडाउन होने के बाद 100 से ज्यादा कोरोना नाम की डोमेन रजिस्टर हो चुके हैं। डोमेन रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के पास नहीं होता, प्राइवेट प्रोवाइडर से वो आपको डोमेन नेम दे देते हैं। आप किसी भी डोमेन नेम खरीद सकते हो और उस डोमेन नेम खरीदने के बाद आपकी ईमेल बना के आप किसी को भी कुछ भी भेज सकते हो। तो यू शुड बी 100% अलर्ट, ऑलवेज यू शुड बी अलर्ट। और डोमेन नेम आया, किसी भी डोमेन से आने के बाद किसी भी लिंक को आपको क्लिक नहीं करना है, कोई भी अननोन ईमेल के अटैचमेंट को डाउनलोड नहीं करना है, तो ये मालवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और आपका ऐसा डेटा और कैश का नुकसान हो सकता है। ओवर टू यू आकृति। थैंक यू सर फॉर द इंफॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड की है हमें। अभी इफ वी आर लुकिंग फ्रॉम द लीगल एस्पेक्ट, अभिषेक सर, इसमें आपकी क्या राय है इन कॉमन इंसिडेंसेस के बारे में? कोई भी साइबर क्राइम होता है, इट इज नॉट ओनली योर ड्यूटी बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सबसे पहले जाके वो इंसिडेंट को आपके नज़दीकी साइबर सेल में रिपोर्ट करें। नाउ ये इंसिडेंट क्या वे से रिपोर्ट करना चाहिए, डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द इंसिडेंट कि ये इंसिडेंट कौन से तारीख को हुआ था, कौन कौन व्यक्ति इन्वॉल्व थे, उन्होंने फ्रॉडस्टर्स ने अपना नाम क्या बताया था, अगर किसी बैंक अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया है तो वो फ्रॉडुलेंट बैंक अकाउंट का बैंक नेम, उसके अकाउंट नंबर, ये घटना या ये इंसिडेंट कौन से डे या डेट पे हुआ था, ये सारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप एक एप्लीकेशन फॉर्म में बना के आप आपके लोकल जुरिस्डिक्शन के साइबर सेल में जाके दे सकते हो। अभी दूसरा चीज, आपके पास अगर ये क्राइम अगर कॉग्निजेबल है और ये टाइप का क्राइम होता है तो इवन यू कैन गो अहेड एंड रजिस्टर एन एफआईआर अंडर सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी एक्ट। एंड इसके ऊपर जो ये फर्स्ट केस डिस्कस हुआ था जैसे ऑनलाइन लिकर सेलिंग, उसमें तो वो कंपनी कभी था ही नहीं तो यू कैन नॉट गो अहेड एंड कॉन्टैक्ट द कंपनी। बट मैट्रिमोनियल फ्रॉड में जो उन्होंने बताया तो जो मैट्रिमोनियल साइट से फ्रॉड हुआ था उन्हें भी एक रिटर्न कंप्लेंट देना जरूरी है, बिकॉज अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011 जो भी आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है उस पर भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपका डेटा सेफ एंड सिक्योर रखे। तो ये सारे ये कंप्लेंट जब आप उनको करेंगे तो उनके तरफ से क्या क्या सिक्योरिटी प्रोसीजर्स या डेटा प्राइवेसी पॉलिसी है, ये सारी चीज़ों का हमको पता लग सकता है। एंड इवन दिस विल ऑल्सो हेल्प इन द इन्वेस्टिगेशन पार्ट, जो कंप्लेंट हम लोगों ने पुलिस के यहाँ पे रजिस्टर करवाई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, यू हैव टू मेक अ कंप्लेंट विद द लोकल साइबर सेल पुलिस स्टेशन, अ कंप्लीट डिटेल्ड फॉर्मेट में दे दीजिए कि क्या क्या हुआ था। एंड जिस कंपनी के साथ या जिस बैंक के साथ फ्रॉड हुआ था उसको भी हम लोग एक लेटर भेज के पूछ सकते हैं। जैसे बैंक के केस में इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट आप लोकल ब्रांच में कॉल करके पूछिए कि ऐसा कोई मोरेटोरियम या ऐसा कोई ईमेल आया था कि नहीं, क्योंकि जनरली हमेशा जो केसेस मेरे पास आते हैं फ्रॉड होने के बाद आते हैं, क्योंकि द सिटीजन्स आर नॉट यूजिंग द रिक्वायर्ड ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर्स। थैंक यू आकृति, ओवर टू यू। थैंक यू सर फॉर द इनसाइट फ्रॉम द लीगल एस्पेक्ट जो आपने बताया अभी। तो इसमें मुझे जानना था मक्का सर आपसे, व्हाट आर द टेकअवेज एंड डूज एंड डोंट्स दैट वी कैन फॉलो फ्रॉम आवर एंड? ओके, सो व्हाट आर द टेकअवेज? तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये जो इंटरनेट मीडियम इतना फ्लेक्सिबल हो चुका है फॉर कैश एज वेल एज डेटा ट्रांसफर, सो अभी यू शुड नॉट बी जस्ट अलर्ट, यू शुड बी अवेयर। यू शुड नॉट बी अवेयर, यू शुड बी अलर्ट। क्योंकि क्या हो रहा है कि अब अगर आप अलर्ट नहीं रहोगे तो ये हादसा आपके साथ हो सकता है। ये ऐसी घटना नहीं है कि किसी के साथ हो रही है और मुझे मालूम है, ये घटना आपके साथ भी हो सकती है कि आपके हाथ में मोबाइल है, आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो और आपको प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी चीज में इसके बारे में कुछ डूज एंड डोंट्स बताना चाहता हूँ जो आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये डूज एंड डोंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी इंटरनेट एक्सेस करने के डिवाइस यूज कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, व्हाटएवर यू आर यूजिंग,
इट शुड बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड। पासवर्ड कैसे होना चाहिए? पासवर्ड शुड बी स्ट्रांग। कोई नॉर्मल पासवर्ड होगा, वीक पासवर्ड होगा तो इजीली क्रैक हो सकता है। तो जनरली पासवर्ड 10 वर्ड्स का होना चाहिए, 10 अक्षर होने चाहिए, उसमें 10 अक्षर होने चाहिए, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक, ये सब होना चाहिए। तीसरी चीज, आपका पासवर्ड आप अलग अलग रखिए, हर अकाउंट के लिए सेम मत रखिए। चौथी चीज, आपका पासवर्ड आप कहीं पे लिख के मत रखिए, वो आप ध्यान में रखिए। आपका पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत कीजिए। आपको कोई भी फोन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन, मेरे अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। आपके बैंक से भी फोन आए तो आपको आपकी अकाउंट की डिटेल्स आपको नहीं देनी है। फोन पे आपके अकाउंट की डिटेल्स कोई नहीं पूछता, कोई पूछ नहीं सकता। आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है आप किसी के साथ शेयर मत कीजिए। आप अब अगर आप कुछ एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो आप उसकी प्राइवेसी सेटिंग में जाइए, आप चेक कीजिए कि वो क्या क्या डेटा ले रहा है, और वो प्राइवेसी सेटिंग प्रॉपर्ली यूज कीजिए। अगर आपको मालूम नहीं कैसे करना है तो यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस है, और आप खुद को प्रोटेक्टेड रखिए। फिशिंग कॉल, जैसे आपको कोई भी कॉल करता है, आप उस पर ध्यान रखिए। अभी एक क्वेश्चन आया था कि जो एल्डरली सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है, उनको भी बहुत फंसाया जा रहा है। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि ये जो सीनियर सिटीजन है उनको कॉल करके इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल कॉलिंग होता है, यानी उनको फोन करके तबीयत पूछा जाता है, उनको फोन करके पूछा जाता है आपको दवाई चाहिए क्या, और वो उसमें फंसते जाते हैं और फिर उनका कैश लॉस होता है। आपके मेल के साथ अननोन मेल आया तो उसके साथ कोई भी अटैचमेंट है, आप अटैचमेंट ना खोलें। कोई भी अटैचमेंट अगर होती है तो उसमें आपका अननोन ईमेल है तो उसमें बग हो सकता है जो आपका डेटा लेके जा सकता है। अनऑथराइज्ड एप्लीकेशन आप सब इंस्टॉल मत कीजिए। अभी कोविड-19 जो लॉकडाउन हो चुका है उसके बारे में बहुत सारे फेक एप्लीकेशन बन चुके हैं जो बता रहे हैं कि मैं एक मैप पे आपको मैं बता सकता हूँ कि आपके प्रॉक्सिमिटी में कोई कोविड विक्टिम आ रहा है क्या, या कोई क्वारंटाइन विक्टिम आपके आजू-बाजू में आ रहा है। तो आपके पास गवर्नमेंट का एक एप्लीकेशन है जिसकी गवर्नमेंट ने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, उसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन अगर हो रहा है तो उस पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी एक एप्लीकेशन आपको दे दी है। आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो आप वहाँ की जो वाईफाई की सेटिंग्स है वो आप सेव मत करके रखिए। आप वाईफाई यूज ही मत कीजिए बाहर का, हॉटस्पॉट जो है वो वेरी डेंजरस। बाहर जाते समय आपके जो वायरलेस कनेक्शन से ब्लूटूथ वाईफाई वो बंद करके रखिए। इस दौरान रेलवे फ्रॉड्स भी बहुत हो रहा है कि हम आईआरसीटीसी से बोल रहे हैं आपके टिकट कैंसिल होने वाले हैं, अब वो रद्द करके दे रहे हैं, हम आपको रीइंबर्स करेंगे, आप अकाउंट डिटेल दे दीजिए। दिस इज आल्सो फेक, क्योंकि आईआरसीटीसी किसी को कॉल करके रीइंबर्स नहीं करता है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद रीइंबर्स होगा। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपके पास दो फोन अब अगर आप रख सकते हैं तो आप दो फोन रखिए, एक में आप सोशल मीडिया अकाउंट रखिए और एक में आप बैंक का डिटेल्स रखिए। इट इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन अगर आपके पास दो फोन है तो उसका सेग्रीगेशन ऐसा रखिए। और सबसे मेन बात, पॉर्न साइट्स, उसमें बहुत सारे वायरसेस रहते हैं, उसको सर्फ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे बहुत सारे वायरस आपके सिस्टम में आ सकते हैं। ओवर टू यू आकृति। Thank you, sir, for the valuable information. These are few very important takeaways that we should be taking from this session. Now, from the legal aspect, if we talk, Abhishek sir, this question is for you. Like, what can we do from our end to stop these incidences to happen in the first place? See, first of all, to stop anything, first of all, we need to understand what is the cause of a particular thing. And to understand the cause of a particular thing, हम लोग statistics के साथ start करेंगे. Now, Pune की population 70 लाख है, and there are merely 100 cyber police professionals that are present in Pune and Pimpri cyber police stations. Secondly, जब हम लोग judiciary point of view से बात करते हैं, तो the IT Act was enacted in the year 2000. अभी उसको 20 साल हो चुके हैं, अमेंडमेंट भी आके एक 10-12 साल हो चुका है। तो 10-12 साल में जो टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ है और उसके ऊपर जो फ्रॉड्स होना चालू हुआ है, वो गैप कवर करने के लिए अभी तक एक्ट कॉम्पिटेंट नहीं है। और जब हमको ये डेटा दिखता है कि देर आर फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 70 लाख पीपल, देर आर ओनली 100 साइबर प्रोफेशनल्स, मतलब एक साइबर पुलिस प्रोफेशनल इज फॉर 70,000 पीपल, एंड यहाँ पे 5,000 से भी ज्यादा क्राइम रजिस्टर्ड हो चुके हैं। सो ये रेशियो जब हमको दिखता है तो दिस इज अ बिग वार्निंग, एंड इसका एक ही सोल्यूशन होता है कि अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन तीनों तरफ से, फ्रॉम द पुलिस पर्सनल साइड, फ्रॉम द जुडिशरी साइड एंड फ्रॉम द जनरल सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू। ये जब तीनों जगहों पे अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन होगा, ओनली देन इट विल बी अ साइबर सेफ कंट्री दैट वी आर स्टेइंग इन। Over to you, Akriti.
Over to you, Akriti. I think there is some technical lag in the system. So since there is a technical lag, कुछ question and answers हमारे यहाँ से आ रहे हैं. So let us start with the first question. मकरंद सर को ये क्वेश्चन पूछते हैं पहले वाला कि अगर ये साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो कैश ट्रांसफर विदाउट ओटीपी जो होता है कि काफी सारे बैंक ट्रांजैक्शंस में कैश ट्रांसफर होता है, अकाउंट से पैसा साइफन ऑफ होता है without even the person sharing his password with anybody. तो ये ऐसा पॉसिबल है और ये कैसा होता है? ओके, तो अभी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मुझे तो ओटीपी नहीं आया लेकिन पैसा ट्रांसफर हो गया, बहुत बार आता है। तो एग्जैक्टली ये कैसे होता है, ये कैसे हो गया, क्योंकि ओटीपी तो आना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आपके कार्ड से कुछ पेमेंट किसी ने, आपके कार्ड के डिटेल्स किसी के पास पहुँच चुके हैं और उसने अगर आउट ऑफ इंडिया किसी मर्चेंडाइज साइट से कुछ परचेस किया तो वो परचेस करते समय आपको ओटीपी नहीं आएगा, कैश डिडक्ट आपकी कैश आएगी। इसका मैं उदाहरण देता हूं। आपके पास दो कार्ड्स है, अभी एक कार्ड है जिसके पास जिसके ऊपर मैग्नेटिक स्ट्रिप है और एक कार्ड है जिसके ऊपर एक चिप लगी होती है। तो मार्केट में बहुत छोटे साइज के स्कीमर्स आ चुके हैं। जो मैग्नेटिक स्ट्रिप के कार्ड्स है उसको क्लोन करने के लिए जो यूज होता है उसको स्कीमर बोलते हैं, जिसके 3 सेकंड के माध्यम से आने के बाद आपके कार्ड का पूरा डेटा उस स्कीमर में चला जाता है। जो कार्ड में चिप लगी होती है उसको जो क्लोन करता है उसको शीमर बोलते हैं। वो शीमर भी उसी साइज का रहता है लेकिन वो भी डेटा क्लोन कर लेता है। अभी ये पूरा डेटा अगर किसी फ्रॉड के पास चला गया तो वो अगर बाहर के कंट्री में किसी मर्चेंडाइज, यानी मैंने अगर पेपल से किसी बेसबॉल प्लेयर मैच के टिकट खरीद लिए और वो मुझे मिल जाएंगे और मैं वहां जाके कैश में भेज दूंगा, तो वहां पे हमें ओटीपी नहीं आता। तो इस टाइम पे अगर ये अपने साथ क्राइम नहीं होना चाहिए तो हमें कैसे प्रोटेक्टेड रहना है? हम जहां डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं वहां पे अपने कार्ड है वो आप खुद आपके सामने होनी चाहिए। आप किसी को दिए हैंड ओवर मत कीजिए। बहुत सारी केसेस रजिस्टर हो चुकी है, नोटिस हो चुके हैं कि होटल रेस्टोरेंट के जो वेटर्स हैं उनके पास स्कीमर्स रहते हैं, वो स्कैम क्लोन करके लेते हैं और कैश डेबिट हो जाता है। आप कभी पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वहां पेट्रोल पंप पे जाने के बाद आपका अगर कार्ड कोई लेके जा रहा है तो इट शुड बी इन योर आई साइट, आपके आई साइट के सामने होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए, उसके आगे वो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कार्ड का डेटा चला गया तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि अगर वो आपको ओटीपी आए तो ही वो कैश ट्रांसफर हो सकती है। फॉरेन मर्चेंडाइज अकाउंट से आपको विदाउट ओटीपी भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। ओवर टू यू आकृति। Thank you for the information, sir. Now, as we speak, well, first of all, thank you for the wonderful session. Like now, even when we speak, we're getting a lot of questions from the audience. And one of our very
common question that we're getting is this question from Utkarsh, wherein we are asking, is there any online portal? Abhishek sir, ये question आपके लिए है. हमारे पास कोई online portal है जो हमारे government ने बनाया है for citizens, wherein we can go ahead and file a complaint? Definitely. The government of India has come up with a cyber safe initiative. एक पोर्टल बनाया है जहाँ पे आप आपकी कंप्लेंट ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं. पोर्टल का नाम है cybercrime.gov.in. ये पोर्टल पे आप अगर आपका डिटेल्ड इंसिडेंट डालोगे तो वो रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन के पास जाएगा या रिस्पेक्टिव साइबर सेल के पास जाएगा आपके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में, और वहाँ से इन्वेस्टिगेशन चालू होगा. ऑल्सो अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हो तो देर इज अ प्रोसीजर अंडर द CRPC विच इज नोन एज जीरो FIR. जीरो FIR का मतलब ये होता है कि आप कोई भी प्लेस से FIR लॉन्च कर सकते हो. वो FIR लॉन्च होने के बाद वो लोकल ज्यूरिसडिक्शन में चला जाएगा. सो अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते तो आप डेफिनेटली एक जीरो FIR भी ऑनलाइन फाइल कर सकते हो. एंड जस्ट इन केस आपको बता दूं कि ये काफ़ी मुझे क्लाइंट्स मेरे बोलते हैं कि हम लोग जाते हैं पुलिस साइबर सेल के पास एंड साइबर सेल हमारा कंप्लेंट नहीं लेता है, उल्टा हमको बोलता है कि अगर आपने पासवर्ड दिया है तो इसमें चीटिंग क्या हुआ है. सो लेट मी टेल यू दिस दैट इट इज़ अ राइट ऑफ एनी पर्सन टू फाइल एन FIR. अगर वो आपकी कंप्लेंट या आपकी FIR लेने से मना कर रहे हैं तो आप सीधा एक उनका ऑफिसर का नाम लेके कंप्लेंट कर सकते हैं उधर के लोकल जॉइंट कमिश्नर या ACP को या कमिश्नर को, या आप रूरल एरिया में रह रहे हो तो DYSP के साथ आप इमीडिएटली जाके तुरंत कम्युनिकेट करके उनको ये मैटर बता सकते हैं एंड यू कैन रजिस्टर अ फॉर्मल कंप्लेंट अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर हु इज नॉट फाइलिंग द कंप्लेंट फॉर यू. Over to you, Akriti. Thank you, sir. Thank you for this valuable information. So actually ये काफी common problem है. So if we talk from a technical point of view, मगर सर इसमें कोई ऐसा application, ऐसा कुछ software है जो government या privately हम लोगों ने ऐसा बनाया है just to keep ourselves safe? देखिए application ऐसा अगर कोई बताना चाहे तो अगर कोई एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहे तो एक प्राइवेट एप्लीकेशन जिसको WOT में बोलते हैं, लेकिन इंस्टॉलिंग दैट एप्लीकेशन प्रोटेक्ट 100%. तो अगर एप्लीकेशन आप यूज करो ऐसा कुछ नहीं कि आप 100% प्रोटेक्ट हो जाएगा. उसके पास उस एप्लीकेशन के पास एक लिस्ट है जिसमें जो सस्पिशियस URLs हैं उसके एक लिस्ट है. अगर वो एक्सेस करते हो तो आपको सपोर्ट मिलता है, लेकिन अगेन 100% इट इज नॉट कीप प्रोटेक्टेड. I will repeat, I was mute. I think there are many applications, but out of that एक WOT Web of Trust नाम का एक application है. Web of Trust it is not 100% secure, लेकिन वो application आपको एक लिस्ट देता है कि अगर आप कोई ऐसे suspicious वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो या कोई लिंक पे क्लिक कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा. लेकिन अगेन वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद या यूज करने के बाद आप 100% प्रोटेक्टेड रहोगे ऐसा नहीं है. यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक टर्मिनोलॉजी है साइबर हाइजीन. साइबर हाइजीन यानी कि अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि अभी जो बाहर सिचुएशन चल रही है, हम जैसे हाइजीन करते हैं वैसे हमें ऑनलाइन पे हाइजीन रखना बहुत जरूरी है. ऑनलाइन हाइजीन रखने के लिए आप आपका मोबाइल का जो फर्मवेयर को अपडेट करते रहो, अनवांटेड एप्लीकेशन डिलीट करो और जो चीज़ें नहीं चाहिए यानी जो सस्पिशियस चीज़ें को एक्सेस मत करो, उसको कीप प्रोटेक्टेड. सो इट इज एज गुड एज आपके पास एक गाड़ी है, आप उसको मेंटेन रखोगे तो गाड़ी दूर अच्छी चलेगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. वैसे आपका मोबाइल है, आपका एप्लीकेशन है, आपको प्रॉपर रखोगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी. ओवर टू यू अकृति. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन. इस सेशन से हम लोग को काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा है. अभी हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर नहीं कर पाए हैं इतने कम टाइम में, लेकिन सो अभी आपका इफ़ यू कैन टॉक इन आवर नेक्स्ट सेशन जो हम लोग लेने वाले हैं उसमें व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू कवर सो दैट वी हैव आवर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, बिकॉज़ ऑडियंस की साइड से बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास. So there are different types of cyber crimes. अगर मैं बताना चाहूँ तो 50 अलग-अलग 50 से ज़्यादा क्राइम्स हैं जो आपको फंसा सकते हैं.
और अगर ये पूरे बताना चाहें तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमने और 2 सेशन प्लान किए। तो एक सेशन होगा जिसमें हम आपको सोशल मीडिया, फेसबुक, आपके अलग-अलग कंटेंट प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर जो आप एक्सेस कर रहे हो, आपका ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आप कैसे कर सकते हो, डूज़ डोंट्स वो बताएँगे। दूसरे मनी मैटर्स, पैसे के बारे में जितने फ्रॉड्स हो रहे हैं, आपको प्रोटेक्टेड कैसे रहना है, यूपीआई ऐप हो गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गया, वो कैसे यूज़ करें, हमें अर्ली मॉर्निंग से मिल सकती है कि यार ये करने से ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो पूरा डेटा हम आपको बता देंगे। और आकृति, यू कैन डिक्लेयर द नेक्स्ट 2 डेट्स फॉर दिस नेक्स्ट अपकमिंग वेबिनार। Thank you, sir. So अभी हमारा जो next session रहेगा, we will be having the next session on the 25th of April around the same time, which is 5 p.m. And after that, we'll have the next session on the 29th of April. So 25th and 29th of April, we are going to have our next session for this. And having said that, thank you very much, audience, for your wonderful time. अब इसी साइबर क्राइम विषय को लेके बहुत ही जल्द इंटरेस्टिंग वेबिनार हम लेके आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक द पेज एंड सब्सक्राइब टू गेट द टाइमली अपडेट्स। स्टे होम, स्टे सेफ, साइबर सेफ, घर में रहे, साइबर सुरक्षित। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you.